तो आज हम लोग एक और न्यू सेट पेपर सॉल्व करेंगे आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम का प्रीवियस पेपर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 28 सितंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसी शिफ्ट के पूछे गए सारे मैथ के क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आज आपका आरआरबी एनटीपीसी का एक शॉर्ट नोटिस, एक सर्कुलर हो रहा है, जिसमें आपको बताया जा रहा है करीब 10,000 वैकेंसी आ रही है एनटीपीसी का। तो खैर अभी ऑफिशियल नहीं आया, ऑफिशियल आएगा तो फिर देखेंगे क्या है, क्योंकि बहुत कम वैकेंसीज़ है। और जैसे कि मैं बोल रहा था, देखो वैकेंसीज तो आएगी बट कम ज़्यादा वो बात की बात मैटर करता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट कर। तो ये रहा मेरा आज का पहला क्वेश्चन। और जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि पहले वीडियो का पॉज करके आपको सारे क्वेश्चन को एक बार देखना है, खुद से ट्राई करना है, नहीं बनेगा तब जाके आप मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। और चूंकि सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं, वीडियो प्ले पॉज फॉरवर्ड करके जल्दी सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और चूंकि एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखो ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ताकि आप लोग भी अपने तरफ से खुद से प्रैक्टिस कर सकोगे। क्योंकि जैसा क्वेश्चन आपका रिसेंट में 2022 में पूछा गया था, वैसे ही सेम ऑलमोस्ट आपका पैटर्न आगे भी आपको देखने को मिलेगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ बार बार जितना हो सके प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए फिलहाल क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके पास है, क्या बोला, एक व्यापारी 25% के लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है, किंतु वह बेईमानी पूर्वक ऐसे बटे प्रयोग करता है जो उसे अंकित वजन से 15% कम है, तो व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप जैसा चाहो वैसा बनाओ, ठीक है। यहाँ पर सिंपली अगर मैं सीपीएसपी मान के बनाऊँ तो इजीली बन जाएगा। और जनरली अगर आप सीपीएसपी में डील करना जानते हो तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जैसे पहले तो बोला था कि वो 25% के लाभ पर चावल को बेच रहा है, ठीक है, 25% के लाभ पर बेच रहा है, तो मैं समझ ले रहा हूँ कि 4 का सामान वो 5 में बेच रहा है, ठीक है, क्योंकि 25% का लाभ हो रहा था। अब आगे क्या बोला है कि वो बेईमानी पूर्वक बटे में भी आपका 15% का घोटाला कर रहा है, बटे में भी 15% का घोटाला कर रहा है। और आपको पता है 1 kg मतलब सिंपली 1000 ग्राम को जो चीज़ था वो उसमें भी 15% का कमी कर रहा है, यानी वो 1000 के जगह 850 ग्राम का बटा का प्रयोग कर रहा है। बात समझ रहे हो? तो बस इसको भी आप यहाँ पर सीपीएसपी के जगह पे बैठा दो। अब तो क्वेश्चन में आपका कुछ बचा नहीं, क्योंकि जीरो से देखो सॉल्व कर लो जितना सॉल्व हो सके। तो यहाँ से मैंने सॉल्व कर लिया। 5 से काटना चाहो तो और कट जाएगा, ये 17 बार में कट जाएगा और ये आपका 20 बार में कट जाएगा। 4 से काट लो इसको भी 5 बार में, यानी ये कितना आ गया, 17 और 25 का अनुपात निकल के आ गया। अब देखो यानी अब आपको बताओ कितना का प्रॉफिट हो रहा है। 17 का चीज़ 25 में बिक रहा है, यानी 8 का प्रॉफिट हो रहा है आउट ऑफ 17। तो बस इसको परसेंटेज में बना लो, आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 800/17, तो 17 5 85 होता है, यानी 17 चौके 68, ठीक है, 68 हो गया। 68 यहाँ पे 12 और 0, ठीक है। और फिर 17 सत्ते कितना होता है, लमसम 17 सत्ते 119, यानी 47 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन आपका मोड से पूछा गया था, और मैं आपको बता दूं आपके प्रीवियस ईयर पेपर में काफ़ी शिफ्टों में मोड का क्वेश्चन पूछा गया था, यानी बहुलक का, और वो भी सभी के सभी ग्रुप डेटा के ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसको भी एक बार पहले आप लोग ट्राई कर लो, ग्रुप डेटा के क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर क्या बोला गया, नीचे 900 व्यक्तियों की संख्या दे रखी थी, जहाँ प्रत्येक की आयु 30 वर्ष और उससे अधिक है। बहुलक आयु यानी मॉडल एज वर्षों में आपको ज्ञात करना था, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो ये टेबल को समझो, क्या दिया था, इससे कम आयु, यानी पहले तो क्वेश्चन में बोला था 30 वर्ष से सबका ज़्यादा है, यानी 40 से कम कितना, 30, यानी 40 से कम आयु वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 120 है। फिर उसी तरीके से 50 से कम आयु वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 250 है। तो इसी तरीके से ये सभी का दे रखा है, यानी 80 वर्ष के आयु वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, टोटल 900 है। तो पहले तो हमको क्या करना होगा, देखो ये डायरेक्ट नहीं दे रखा है, थोड़ा सा आपको इनडायरेक्ट दे रखा है। पहले तो आपको टेबल बनाना होगा, तब जाके आप मोड का फॉर्मूला लगा पाओगे, जो मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था। मोड का फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। फिलहाल आपको इसको टेबल को भी अरेंज करना होगा, तब जाके आपका ये क्वेश्चन डील होगा। तो पहले मैं इसको टेबल अच्छा से बना लेता हूँ। तो क्या बोला था, 30 वर्ष से सभी का ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा कैसे, 30 से 40, फिर 40 से 50, ये आपको इनडायरेक्ट दे रखा था, 50 से 60, यानी 60 से कम वाले, और 60 से 70 वाले, और लास्ट आपका 70 से 80 वाले। अब देखो क्या क्या दे रखा था, समझना मेरी बातों को। 120 है संख्या, कितना, 40 से कम, यानी 30 से ज़्यादा 40 से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 120 है।
अब ये घटाते चलो, फिर 50 से कम, यानी 50 से कम में यानी 120 वाले भी काउंट हो जाएंगे, तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ, 250 में से 120 जाएगा 130 हो गया। उसी तरीके से 650 है, तो अब इसमें 50 से कम वाले भी आ जाएंगे सब, यानी इसको दोनों को माइनस कर देंगे, यानी 650 में 250 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 400 हो जाएगा। बस यही तो आपको करना था। 850 से 650 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और 70 से 80 वाले कितने हैं, तो 50 है। तो ये मेरा तैयार हो गया टेबल। अब आप यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, बस यही तो आपको करना था। प्रीवियस वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए। और चूंकि यहाँ पर फॉर्मूला लगाने के पहले सबसे पहले देखो, मुझे बताओ सबसे ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या किस में है, 50 से 60 वालों में। सबसे ज़्यादा संख्या किस में है, 50 से 60 वालों में। तो यानी यही मेरा क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास। और ये मेरा क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, किसको, इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी F1। ये क्या हो जाता है मेरा F0, पीछे वाला यानी प्रीसीडिंग यानी प्रीवियस वाला। और इसको क्या कहते हैं, F2 कहते हैं। बस अब फॉर्मूला लगा दो। और ये मेरा जो मॉडल क्लास है 50 से 60, ठीक है, ये जो मॉडल क्लास है ये 50 मेरा क्या कहलाएगा, लोअर लिमिट, मतलब उस क्लास का लोअर लिमिट क्या 50 है। और क्लास का हाइट कितना है, यानी क्लास का हाइट मतलब ये गैप कितना का, 10 का गैप है। ठीक है, एज में 10 का से गैप है, तो ये हो जाएगा हाइट क्या हो जाएगा, 10। बस अब आप लोग यहाँ से फॉर्मूला लगा के बना सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप यहाँ से आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, पहले इसको हटाता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ और आप लोग खुद से बनाओ और इसको देखो। ठीक है, मोड इक्वल टू क्या हो जाता है, लोअर लिमिट प्लस ये क्या हो जाएगा, F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट। ये फॉर्मूला बस अब आपको यहाँ से लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है, सभी लोग कर लेंगे। चलो मैं इसको हटाता हूँ। एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था, इसको सरल करना था तो डायरेक्ट सरल कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर में दे रखा है, ये 3x यहाँ है और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2x है और 3x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ये 12 है और 2 का गुना 4 से होगा तो 8 हो जाएगा, माइनस में चूँकि, तो -8 और 12 यानी क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा और -2x3। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, राजू की बहन की आयु राजू से 6 वर्ष अधिक है। यदि उसकी बहन की आयु 38 वर्ष है तो राजू का आयु कितना है, तो 6 वर्ष अधिक है तो बस 32। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, जो कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि देखो सभी क्वेश्चन तो डिफिकल्ट आपका एग्जामिनर नहीं दे सकता है ना। तो बस आपको शर्त ये रहता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मॉडरेट टाइप के या फिर टाइम टेकन, जहाँ पर आप इजी क्वेश्चन तक आप नहीं पहुँच पाते हो। यही मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करो इस तरीके से ना, कि जहाँ आपको लगे कि टाइम टेकन क्वेश्चन है ना, उसको स्किप करके आगे निकल जाओ। बात समझ रहे हो। चलो फिलहाल इस क्वेश्चन को भी जल्दी से बनाओ। तो 2187 है, 2187 है, तो 2187 है, तो इसको अगर हम 3 से भाग जब देने जाते हैं तो क्या आ रहा है, 7 2 9। बस अब यहाँ से करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको दिख गया। 27 का स्क्वायर है, तो 27 का स्क्वायर हो गया, यानी अगर ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 27√3 होगा। 432 है तो 432 को भी देखते हैं। 432 को भी 3 से करेंगे तो क्या होगा, 14 3 42 और 4 देखो, यानी ये भी दिख गया। 144 12 का स्क्वायर यानी 12√3 निकलेगा। नीचे क्या 324 यानी 18 निकल जाएगा। तो देखो सॉल्व कर लो, तो 6 से काटेंगे 2 बार में और ये 3 बार में, 3 से काटेंगे 9 बार में, तो 9 गुना 2 18 और √3 कितना हो जाएगा 3, यानी 54 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए एक क्वेश्चन आपका ये है, एक टंकी की तली में मौजूद एक छिद्र से पानी रिसता है। एक नल उस टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और तली में मौजूद छिद्र उसे पूरी भरी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल और छिद्र दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को पूरे भरने में कुल कितना समय लगेगा। क्वेश्चन सभी लोग समझ गए, यानी नल 3 घंटे में भर सकता है और जो छिद्र है जिससे आपका पानी लीकेज हो रहा है वो 5 घंटा में भरी टंकी को खाली कर सकता है। तो सबसे पहले आप कैपेसिटी निकाल लो, जैसे हम लोग बनाते हैं। इसका मतलब ये 5 यूनिट भरेगा तो ये -3 यूनिट खाली करेगा, क्योंकि इसका काम क्या था, खाली करना। बात समझ रहे हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया था कि जब दोनों एक साथ अगर
काम में लगे तो कितना समय लगेगा भरने में। तो देखो ये 5 यूनिट भरेगा और ये 3 यूनिट खाली करेगा, तो इसका मतलब 2 यूनिट ही भर पाएगा। तो 15 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा? 7.5 घंटा का समय लगेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक लंब वृत्तीय बेलन का ऊंचाई दे रखा था, आधार का परिधि दे रखा था, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। तो जल्दी से बताओ इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछा गया था। अब देखो फॉर्मूला सभी को पता है, आप डायरेक्ट से बना सकते हो। अब डायरेक्ट से बनाने के बाद मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन दिया जाता है ना, उसका ऑप्शन भी बहुत अच्छा टाइप से दिया जाता है। समटाइम्स आपका ऑप्शन से ही काम चल जाता है। अब आपको पता है कि देखो आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और पाई का यूज़ होगा ही होगा। पाई का मतलब क्या? 22/7। 22 का मतलब क्या? 11 गुना 2। तो जो ऑप्शन 11 का मल्टीपल में होगा वही मेरा आंसर होगा ना। अब आप खुद ही चेक कर मेरे को बताओ, क्या ये ऑप्शन 11 से मल्टीपल है? 11 का मल्टीपल में ना ये है ना ये है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है। हम अगर नहीं भी बनाते तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी को टिक करते हैं। बात समझ रहे हो? तो कुछ कुछ कभी कभी ऐसे भी देखने से काम चल जाता है। बात बाकी अगर कभी ऑप्शन में अगर आपको फंसा दिया जाए, मैं नहीं कहता हूँ कि बार बार आपको ऐसे ही होता है, बट कभी ना काम चल पाए तो फिर क्या करना, फिर तो फॉर्मूला आपको याद है, डायरेक्ट से बनाओगे। बात समझ गए? उम्मीद करता हूँ चीज़ें सभी लोगों को समझ आ गया होगा। जैसे कि अगर बनाने की बात करें तो ये बेलन की बात कर रहा है, तो ये हो गया बेलन। बेलन का आधार का परिधि दे रखा है यानी 2πr, यही क्या दे रखा है? 77 दे रखा है। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, तो रेडियस यहाँ से निकाल लोगे, 77 है तो 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से काटेंगे 7 बार में, और ये क्या हो जाएगा? r इक्वल टू 49 बटा क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो रेडियस निकल के आ गया, और हाइट आपका पास गिवन था ऑलरेडी 23 सेंटीमीटर। हमसे पूछा था क्या? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, यानी फॉर्मूला क्या था? 2πrh। पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों का मध्यिका ज्ञात करें। तो देखो स्टैटिस्टिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको मध्यिका निकालना है। अब आप बनाओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। मध्यिका कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, पहले सबसे पहले नंबर को सरियाते हैं और फिर उसके बाद मध्यिका निकालते हैं। जो भी बीच वाला संख्या होगा वही क्या कहलाता है? मध्यिका कहलाता है। बात समझ रहे हो? जो सबसे बीच वाला संख्या क्या कहलाता है? मध्यिका कहलाता है। समझना ध्यान से, मध्यिका क्या होता है? बीच वाला संख्या। पहले नंबर को अरेंज करके जो बीच वाला संख्या होगा वो मध्यिका कहलाएगा। तो नंबर को पहले अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले इसको काउंट करो, टोटल नंबर कितना है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 संख्या है। समझना, टोटल 16 संख्या। तो 7 संख्या लेफ्ट से और 7 संख्या राइट से, यानी बीच वाला नंबर कौन होगा? 8 और 9 नंबर पे जो भी संख्या होगा उन दोनों का मध्य निकाल देना। तो अब आप पूरा अरेंज करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 8 और 9 नंबर तक जहां पहुंचोगे आप उसका मदद से बना सकते हो। बात समझे मैं क्या बोल रहा हूं? तो बस ऐसे कर सकते हो जल्दी। तो इसको मैं हटा रहा हूं। तो 8 और 9 नंबर, तो पहले नंबर देखो 2 है, तो टोटल 2 कितना है? 2 दिख रहा है, 2 2 2। फिर और उसके बाद क्या है? 3 3 एक ही ठो दिखा, तो 3 हो गया। 4 कितना ठो है? 1 2 3। आप बना चुके हो तो फॉरवर्ड करके आगे निकल लो। ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके बाद क्या है? 5 5 कितना ठो है? एक ही ठो दिख रहा है मेरे को। 6 कितना है? 1 2 3 4, टोटल 4 ठो 6 है। 1 2, अब देखो इतना जरूरत नहीं है, मेरे को 7वां और 8वां नंबर चाहिए था। ठीक है, 7वां 8वां नहीं, 8वां और 9वां। तो यहाँ से 3 4 5 6 7 यहाँ तक हट गया, तो 5 और 6, 8वां और 9वां संख्या चाहिए था। बात समझो, 5 और 6, आधा बीच का नंबर कौन होगा? 6 5 11, 11 का आधा क्या होगा? 5.5। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अजीम ने एक निश्चित राशि उधार ली जो 12.5% के वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 36 महीने में 1980 रुपये हो गए, तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें। तो 12.5% का अगर रेट लग रहा है, टोटल 36 महीना आप बोले तो 3 साल, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 37.5%। और आपको पता है प्रिंसिपल खुद में कितना होता है? 100% होता है। तो 100% और प्लस 37.5%, यानी 137.5% का ही तो वैल्यू क्वेश्चन में इनडायरेक्टली दे रखा था। हमसे तो 100% का वैल्यू पूछ रहा था ना। तो बोलो इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ये 100% यहाँ लिख देता हूँ। अब इसको काट कुट करके इसको निकाल दो आंसर। तो क्या हो जाएगा? मैं इसको काट भी दूँ क्या?
चलो काट ही देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 19800, नीचे क्या था 137.5 गुना 100। तो ये क्या पॉइंट हटेगा तो एक ज़ीरो और चिपका दो। अब जैसे जितना जल्दी आप काट सको ये आपकी टैलेंट यहाँ पर काम आएगी। 25 4 25 से काट रहा हूँ तो 25 25 125, यहाँ पर क्या 12 5 55 हो गया। 11 से काटेंगे 5 बार में, यहाँ से 11 से एक बार में, और यहाँ पर आपका 8 बार में। 0 0 5 से काट देते हैं 8 बार में, यानी 18 गुना 8 कितना होता है 144 में 2 जीरो और चिपका दो, काम चल जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पर क्या बोला, एक 1.75 मीटर लंबे व्यक्ति की छाया अगर 2 मीटर है तो उसी समय पर एक लैंप पोस्ट की छाया लंबाई अगर 6.4 मीटर है तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई बताओ क्या होगा। तो देखो 1.75 मीटर लंबे व्यक्ति की छाया कितनी है 2 है, तो आपसे बोल रहा है कि उसी समय एक लैंप पोस्ट की छाया की लंबाई अगर 6.4 है, यानी लैंप पोस्ट की लंबाई 6.4 है, तो भाई लैंप का लंबाई बताओ क्या है। तो देखो ये 2 है तो इसका कितना गुना है, तो 3.2 गुना है। तो बस इसका अगर ये 3.2 गुना है तो लंबाई भी क्या होगा 3.2 गुना होगा, बात खत्म। तो 3.2 गुना है तो इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जैसा करो वह ऐसा कर सकते हो। इसको अगर हम इसको डबल करें तो ये क्या हो जाएगा 2 यानी 3.5 हो जाएगा, और इसका आधा हो जाएगा यानी 1.6 हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर सकते हो 16 5 0 8 16 3 48 और 56, यानी पॉइंट के बाद एक जीरो यानी 5.6। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 2020 में किसी शहर की जनसंख्या 10% की वृद्धि हुई, फिर 2021 में 8% की कमी हुई, तो 2020 के आरंभ में इस जनसंख्या का संक्षेप 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या में हुआ प्रतिशत परिवर्तन बताए क्या होगा। तो आपसे नेट चेंजेस पूछा है, मैंने बताया सक्सेसिवली डायरेक्ट आपको क्या चेंजेस हो रहा है, आप डायरेक्ट सक्सेसिव लगा सकते हो। तो पहले 10% की वृद्धि हुई और बाद में 8% की कमी हो रही है, ठीक है। तो पहले 10% की वृद्धि हुई और फिर बाद में 8% की कमी हुई, तो नेट क्या चेंजेस हुआ आप निकाल सकते हो। तो 10 से 8 जाएगा 2 माइनस यहाँ पर क्या होगा 0.8, यानी 1.2% की वृद्धि हुई है, क्योंकि पॉजिटिव में है तो क्या वृद्धि, अगर नेगेटिव में होता तो क्या कमी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन ये था, निम्न तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे। रेलगाड़ी ए द्वारा 3 दिनों में तय की गई औसत दूरी बताओ क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को एक बार जब देखेगा तो लगेगा कि बहुत टाइम लग रहा है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है क्या नहीं है। निम्न द्वारा तय की गई किलोमीटर आपको दे रखा है, रेलगाड़ी का ये 3 दिनों का किलोमीटर दे रखा है, रेलगाड़ी बी का दे रखा है। हमसे पूछा था रेलगाड़ी ए द्वारा 3 दिनों में औसत दूरी, ठीक है, औसत दूरी बताना है आपको कितना है। तो बस तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दो, तो 2 4 5, यहाँ क्या हो गया 8 6 14 14 2 16 1 3 4 6 4 10, तो 3 से काटेंगे तो कितना 3 5 5। करेक्ट आंसर सेकंड। चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्रमश 3 4 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 द्वित्विक गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, तो इन नए गोले का आयतन बताओ कितना होगा। अब आयतन पूछा है यहाँ पास, अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करो। आयतन पूछा है, अब जो प्रीवियस वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया आयतन पूछा है, यानी यहाँ पर हम भी वही चीज़ देखते हैं कि भाई कौन 11 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर अब तो ऑप्शन कुछ उस टाइप से है नहीं, तो बस बात खत्म, बनाना पड़ेगा। तो देखो 3 4 5 त्रिज्या वालों को गला कर बनाया गया, तो आपको पता है कोई भी चीज़ को मेल्ट करके कोई भी चीज़ें बनाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है ऑलवेज दोनों जगह इक्वल हो जाता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट हमको बनाना है। तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो 4/3 फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो आर का क्यूब प्लस R2, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, अच्छा से लिखता हूँ 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ये सब केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r ले लेते हैं, ठीक है, जो बन रहा है। बस अब पहले तो स्मॉल r का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या निकाल पाएंगे आयतन निकाल पाएंगे। तो बस तो यहाँ से देखो ये और ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कट रहा है तो काट दो। तो r का क्यूब यानी 3 का स्क्वायर क्या 3 का सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूँ 27, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, जोड़ो 5 4 9 7 16 6 2 8 10 11 2, यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब।
अब आप देखो ये क्या आ गया, आर का क्यूब, यानी आर निकल के आ गया कि नहीं 6, क्योंकि 6 का क्यूब है। तो आपको पता चल गया जो नया गोला बना उसका रेडियस कितना है 6। अब आप इसका वॉल्यूम निकाल दो। तो पाई क्या था, पाई 4/3, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, तो 6 गुना 6 गुना 6। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब तो यहाँ से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कि पूरा करके दिखाना पड़ेगा, कर लोगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन अगर उतना भी सॉल्व करने लगा तो फिर तो बहुत समय लग जाएगा। चलो यहाँ पर क्या बोला है, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर की चाल से समांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही है। तो तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताओ क्या होगा। तो आपको पता है कोई भी चीज़ जब समान दिशा में चलता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, S1 माइनस S2 होता है ना, ये सब चीज़ तो पता है। और ट्रेन जब एक दूसरे को पार कर रही है तो डिस्टेंस के तौर पर दोनों का लंबाई क्या होगा, ऐड हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर दोनों ट्रेन का लंबाई एक बराबर है, बस खत्म, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, बनाओ इसको। तो 36 और 26 यानी 36 माइनस 26 ये क्या आ जाएगा 10। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने में हम लोग मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, क्योंकि सारा डील यहाँ पर मीटर में हो रहा है तो मीटर में करना पड़ेगा ना। और फिर ट्रेन का लंबाई अगर मैं मान लूँ x है, ठीक है, x प्लस एक्स 2x ना मानने से बेहतर मैं मान ले रहा हूँ दोनों ट्रेन का लंबाई। ध्यान देना भाई ये वाला चीज़, नहीं तो फिर बोलोगे सर समझ नहीं आया। L1 प्लस L2 दोनों ट्रेन का लंबाई x मैंने मान लिया, समय कितना लग रहा था 18 सेकंड लग रहा था, बस सॉल्व करो। तो किए तो क्या आया मेरा 50 इक्वल टू x, यानी दोनों ट्रेन का लंबाई अगर 50 है यानी आधा, यानी क्या होगा 25, सीधा सीधा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, अब ये वाला शिफ्ट में ये क्वेश्चन इंग्लिश में अब कैसे आ गया, क्योंकि हो सकता है जिनका ये सेट पेपर होगा तो वो उसने जब उसने सॉल्व किया होगा तो उसने सेव कर दिया होगा इंग्लिश में। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को देखो। इफ इन अ पैरेललोग्राम ABCD E and F आर पॉइंट ऑन द डायगोनल AC सच दैट AE इक्वल टू FC, देन क्वाड्रिलेटरल BEDEF इज ए व्हाट। तो सीधा सीधा पैरेललोग्राम, ये एक छोटा सा थ्योरम है जिसको मैं आपको हल्का से बता देता हूँ। क्वेश्चन में आपको बोलना क्या चाह रहा था, क्वेश्चन में बोला है कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्या नाम दे रखा है ABCD। और आपको पता है जब पैरेललोग्राम है तो ये आपस में जो डायगोनल इंटरसेक्ट करता है सेम पॉइंट पर, जैसे कि यहाँ पास ये अगर O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यानी OD इक्वल टू OB हो जाएगा, वैसे ही OA इक्वल टू क्या होता है OC होता है, जानते हो। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, E एंड F आर पॉइंट ऑन द डायगोनल AC डायगोनल पर E और F पॉइंट है, जिससे AE और FC एक बराबर है। तो इसका मतलब AE यानी AE यहाँ हो गया और यहाँ हो गया FC, यानी AE बराबर किसका है, FC का बराबर है। हमसे क्या पूछा था, क्वाड्रिलेटरल B मतलब चतुर्भुज BEDF, देखो BEDF यही आपसे पूछा ना, ध्यान से देखो BEDF ये चतुर्भुज कैसा है, तो ये चतुर्भुज भी आपको पता है जब ये इंटरसेक्ट किया यहाँ पर, आपको पता अभी मैंने आपको बताया AO क्या होता है OC का बराबर होता है, और यहाँ AE FC एक बराबर है, तो इसका मतलब OE जितना बड़ा होगा वो भी OF भी उतना ही बड़ा होगा। यानी अब ये चतुर्भुज का भी आपस में बराबर 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 डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा पैरेललोग्राम। तो आंसर डी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में टाइम टेकन आपका बहुत लेता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे और कब डील करना आपको करना होगा या नहीं करना होगा, ये आप पर है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपका इस टाइप के लेंदी थोड़े होते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, वस्तु X को 10% की हानि पर और वस्तु Y को 15% के लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 7 रुपये का लाभ होता है। यदि उसने वस्तु को 12% के लाभ पर और वस्तु Y को 5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 10 रुपये का लाभ हुआ होता। तो X और Y का मूल्य क्रय मूल्यों का योग बताओ क्या होगा। तो आपको यहाँ पर 2 कंडीशन दे रखा है, यानी 2 हिंट्स दे रखा है। तो 2 हिंट्स से 2 इक्वेशन बनेगा, 2 इक्वेशन को सॉल्व करके X और Y का वैल्यू आएगा। तो ये सारा कुछ आपको करना होगा जल्दी जल्दी। और आपसे यही पूछा है X और Y का मूल्य यानी क्रय मूल्य का योग पूछा है। तो अब देखते हैं, तो आप उसको पहले कैसे बनाओगे। तो सिंपली देखो, जैसा क्वेश्चन बोला है बस हम वैसे ही करेंगे। पहले X को 10% की हानि में बेच रहा है,
तो हानि में बेच रहा है, इसका मतलब 0.9, ठीक है, 0.9 में बेचा गया होगा, प्लस वाई को कितना 15% का प्रॉफिट में बेचा गया होगा, यानी 1.15। आप जानते हो ना खुद में 1 क्या होता है, 100% होता है। और फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस 7। ध्यान से देखो मैंने किया क्या, आपको पता है ये क्या था, सेलिंग प्राइस था दोनों का, और ये क्या था, कॉस्ट प्राइस था। कॉस्ट प्राइस में जब मैंने प्रॉफिट जोड़ दूंगा कॉस्ट प्राइस में, तो वही तो मेरा क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। तो ये इसी तरीके से इक्वेशन हमको बनाना होगा। बात समझ गए सभी लोग? तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ गया कि क्यों मैंने वैसे किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ ले आओ, जिसको भी जहाँ ले जाओ आपकी मर्जी है। तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा -0.1x, ये अगर इधर आएगा तो प्लस में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 0.15y, और ये 7 एज इट इज उतर जाएगा। उसी तरीके से दूसरा कंडीशन को भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर 12% के लाभ पर बेचा गया और वाई को भी 5% के लाभ पर बेचा गया है, ठीक है, लाभ पर बेचा गया है। तो मैं इसको भी डायरेक्ट से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, यानी हो जाएगा ये 0.12x प्लस 0.05y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 का प्रॉफिट हो रहा था। ये देखो दोनों इक्वेशन मैंने निकाल लिया उसी तरीके से। अब आप यहाँ से नहीं डील कर पाओगे, हम y को, हम सेकेंड इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, 3 का गुना कर दे रहे हैं, 3 का गुना कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3 का गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरा 12, मतलब 12 × 36 यानी 0.36 x प्लस ये आपका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0.05 का 3 से गुना होगा तो क्या होगा 0.15y, और ये 10 गुना 30। इतना स्टेप मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि समझ आए। अब आपको पता है प्लस माइनस चेंज कर सकते हो साइन कन्वेंशन से, तो ये और ये कट जाएगा, कटेगा ना, तो ये आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, और ये क्या होगा प्लस का माइनस आ जाएगा यहाँ पास। तो यहाँ पर मेरा क्या निकल के आया, ध्यान से देखो, माइनस माइनस देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस, यानी ये क्या हो जाएगा -0.46x, और यहाँ पर क्या आ रहा है -30 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, -23 होगा। तो माइनस माइनस काट दो यानी 23 ही बचेगा, समझ रहे हो, 23 बचेगा। तो 23 को जब आप काटोगे तो यहाँ मैं x को इधर ले आ रहा हूँ, इस सबको हटा रहा हूँ, ठीक है, इस सबको हटा रहा हूँ यहाँ से, ये सबको ना हटाओ, यहाँ से मैं इसको बस इरेज कर दे रहा हूँ ताकि चीज़ें अभी तक भी आपको समझ आए, क्योंकि बन चुका है आपका पूरा। यहाँ क्या हो जाएगा -0.46x इक्वल टू 23। तो x के यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा 46, माइनस माइनस कट चुका था दोनों जगह से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ऊपर 0 0 2 ठो लगाओ, 23 से काटेंगे कितने 2 बार में, यानी x का मान कितना निकल के आ रहा है 50 निकल के आ रहा है कि नहीं, यानी क्राय मूल x का जब 50 निकल के आ गया तो आप पुट करोगे कोई सा भी इक्वेशन में तो y का भी वैल्यू आ जाएगा, तो बस x और y जोड़ दो, इसका आंसर आ जाएगा 130। बोलो इतना क्लियर है सभी को? उम्मीद करता हूँ मैंने एक एक चीज़ पूरा बारीकी से बताया आपको ताकि चीज़ें सभी लोगों को समझ आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यदि P और Q समीकरण का मूल है और आपको कंडीशन दे रखा है कि P लेस देन Q है, तो x के पदों का वह द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसका मूल अगर ये है तब। तो बस सॉल्व करो। तो सबसे पहले अगर ये कोई समीकरण है x² + 4x - 21 = 0, तो इसका दो मूल क्या हो सकता है, तो हम लोग कैसे करते हैं, देखो 21 को किस तरीके से ब्रेक करेंगे, जैसे मेरा +4 आए तो 7 और 3 यानी 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा पॉजिटिव में, तो यानी 7 और 3 यानी पॉजिटिव वाला क्या होगा नेगेटिव हो जाता है, यानी ये माइनस आ गया एक तो, और ये आ गया पॉजिटिव में, यानी ये दो मेरा मूल निकल के आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर P और Q मूल है तो Q बड़ा है, तो इसका मतलब Q ये हो गया और ये हो गया P। अब हमसे बोला था कि बताओ समीकरण बताओ क्या होगा इसका समीकरण, तो P-1 क्या हो जाएगा, P-1 तो ये हो जाएगा -8 और Q+1 ये हो जाएगा 4। तो ये दो मूल से आप द्विघात समीकरण नहीं बना लोगे, बोलो बना लोगे ना? चलो मैं इसको बना भी देता हूँ। तो क्या हो जाता है फॉर्मूला x²
माइनस सम ऑफ रूट यानी मूलों का योग, मूलों का योग कितना हो जाएगा, मूलों का योग -4 यानी -4x अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है यानी मूलों का गुणनखंड, तो 8 गुना 4 32, तो ये हो गया -32। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जब बाहर निकलेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होके निकलेगा और ये -32 यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 100 रुपये में 100 अंडे खरीदे गए, परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए तो व्यापारी ने शेष अंडे 1.2 रुपये प्रति अंडे की दर से बेचा, तो उसका लाभ ज्ञात करें। बताओ लाभ कितना है। तो 100 रुपये में 100 अंडे खरीदे, 12 अंडा टूट गए तो बचे कितने 88 अंडे, कितने में बेचे गए 1.2 में बेचे गए, तो क्या लाभ हुआ वही बता दो। तो 12 अट्ठे 96, 9 12 अट्ठे 96 और 9 105 यानी लाभ कितना 100 रुपये का तो लागत था जिससे निकला कितना 105 रुपये 60 पैसे यानी 5 रुपये 60 पैसे का प्रॉफिट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था भिन्न वाला क्वेश्चन भी काफ़ी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था घुमा घुमा के, जैसे आपको इसको भिन्न को सॉल्व करना था तो सब दोनों अलग अलग है। तो 1.1 को डील करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, नीचे एक नंबर के ऊपर में बार है तो केवल 9 और यानी 1 का 1 हो जाएगा एज इट इज, प्लस उसी तरीक़े से 5/9 तो 9 जोड़ 2 6 तो 3 से काटेंगे 2 और 3 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन फिर से भिन्न का इस टाइप से पूछा गया था, अगर 1.2 के ऊपर में बार है तो p/q के रूप में इसको व्यक्त करना है, जो कि p और q एक इंटीजर है। तो सिंपल 1 को हटा दो साइड में और 2 को डील करेंगे तो 2/9 सीधा सीधा, समझ रहे हो। जब 1.2 है तो मैं क्या बोलता हूँ, पॉइंट के बाद पॉइंट के बायां साइड में लेफ्ट साइड में जो भी नंबर है उसको अलग कर दो। अब बच गया केवल इस तरीक़े से, तो इसको अभी कैसे लिखेंगे 2/9 ना लिखेंगे हम लोग, क्या करते हैं जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतना 9 लिखते हैं, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं होता उतना 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई नंबर नहीं जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यानी केवल क्या होगा 9 और फिर ऊपर में क्या हो जाएगा 2। तो फिलहाल इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 9 9 2 11 11/9। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला 2 क्रमागत सम संख्या का योग अगर 842 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें, यानी 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर का सम दे रखा 842, तो आपसे छोटी संख्या की बात कर रहा है। तो सिंपली आप इसको क्या करो, ये सम संख्या है आपको पता है और ये भी योग है, तो इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 421। तो 421 ये सम संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा 420 होगा, एक तो 422 होगा, बात खत्म। यानी छोटी संख्या की बात कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 2 संख्याओं का लघुत्तम संप्रवर्तक और महत्तम संप्रवर्तक का गुणनफल 270 है, यदि एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगा। हम सभी को पता है कि कोई भी दो संख्या का प्रोडक्ट उन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बस इसी फार्मूला पे बैठा सकते हो। तो कोई भी 2 संख्या का प्रोडक्ट, तो एक संख्या दे रखा था 18, दूसरा संख्या आपको निकालना था और दोनों का एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट भी दे रखा था 270। तो सॉल्व करो तो ये 18 से काटेंगे कितने बार है 15 बार में कट जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला, यदि ए और बी समीकरण का मूल है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा। यानी अगर समीकरण मेरा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 है तो आपको इसका पहले मूल निकालना होगा और तब जाके a माइनस बी का होल स्क्वायर का बताना है आपको। तो यहाँ पर आपको पता है 6 को किस तरीके से ब्रेक करेंगे जिससे मेरा -5 आए, तो 6 और 1 यानी इसी तरीके से ब्रेक करो, क्योंकि -6 और +1 क्या आएगा मेरा -5 आएगा, बात समझ रहे हो। तो अब आपको पता है यानी माइनस वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एक तो मूल मेरा 6 आएगा और एक मूल मेरा क्या आएगा माइनस में आएगा, यानी 2 मूल निकल के आ गया 6 और -1। तो ये क्या हो जाएगा 6 और -1, यानी आपसे पूछा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस माइनस प्लस यानी 1, तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यदि एक न्यून कोण है तो tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 19 है, तो कॉस अल्फा का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, यानी अल्फा का एक न्यून कोण है तो एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम है, तो आपको सिंपली आपको कॉस अल्फा का मान बताना था। तो यहाँ पर आपको पता है और हमको भी पता है, सभी को पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तो tan स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकते हैं,
बात समझ रहे हो? तो मैं इसके जगह पे सेक स्क्वायर अल्फ़ा -1 माइनस, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ उसमें वैसे ही कर रहा हूँ, इक्वल टू 19 लिख सकता हूँ। अब मैं सेक अल्फ़ा को अगर सिंपली अगर आप थोड़ा नज़र घुमा के देखोगे, ये एक समीकरण ही बन गया है। अगर मैं सेक स्क्वायर अल्फ़ा को अगर x मानूँ तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -1 माइनस एक्स प्लस 19। बोलो क्लियर है सभी को? समझ आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, एक्स स्क्वायर और तो कुछ बचा नहीं है ना, हाँ, और एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया माइनस एक्स, और ये माइनस उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में, और यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू 0। अब आप देख के बताओ इसको किस तरीके से ब्रेक करें जिससे मेरा -1 आ जाए। तो 5 गुना 4, तो ये माइनस में और ये पॉजिटिव में, यानी मूल मेरा क्या निकल के आएगा, एक पॉजिटिव में 5 आएगा और नेगेटिव में -4 आएगा। समझ रहे हो? तो आपको पता नेगेटिव वाला तो होगा नहीं, तो इसका मतलब x का मान मेरा क्या निकल के आया, 5। यानी सिंपली आप समझ गए कि सेक अल्फ़ा का मान निकल के आ गया है 5। हमसे पूछा था कॉस अल्फ़ा का मान, तो सेक अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos अल्फ़ा। दोनों क्या होता है, एक दूसरे का इन्वर्स होता है, यानी कॉस अल्फ़ा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/5, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अब आप लोग मुझे इसका आंसर फटाफट कमेंट करके बताओगे क्या होगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और जैसे कि मैं फिर से जाते यही चीज़ बोलूँगा, देखो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग मेहनत कर सकते हो करो, ठीक है? क्योंकि सारी वैकेंसीज आपके आ रही है, लिमिटेड वैकेंसीज है मैं जानता हूँ, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि जितने को मैं अपने तरफ से गाइड कर पा रहा हूँ आप लोग सभी लोग अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच पाओ, इसलिए ही मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग भी जितना ज़्यादा हो सके अपने तरफ से मेहनत करो, बाद बाकी जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है? तो फिलहाल मैं यहाँ पास में वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।